दर्द भारत न्यूज चैनल पे आप सभी के साथियों का बहुत बहुत खैर मकदम इस्तकबाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं गौतम राड़े सागर और आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है उड़ान सोच की। और उस उड़ान सोच के तहत आज जिस मुद्दे पे बात करेंगे, आज जो ज्वलंत मुद्दा हमने अपनी बहस के लिए सम्मिलित किया है, आपके विचार के लिए सम्मिलित किया है, जो पॉइंट्स हमें रेज करने हैं और उस पॉइंट्स को आपके सामने रखना है, उस पे आपको विचार करना है कि आप कहाँ खड़े हैं, ये देश कहाँ खड़ा है, देश कितना सुरक्षित है। और सबसे जो अहम प्रश्न है, क्या वाकई ये देश सुरक्षित हाथों में है या असुरक्षित हाथों में है। उसी टॉपिक को आज ध्यान में रख करके आज आज जो मुद्दा हमने चयनित किया है, टॉपिक जो छूजा है, किसान संकल्प। अब नहीं होगी झूठ की खेती। खेती करना, पैदावार बढ़ाना, पैदा करना, और जिस पूस की रात में लोग लोग अपने घरों में, रजाइयों में भी ठिठुरते रहते हैं, रजाइयों में भी रह करके ठंडक महसूस करते रहते हैं, उस पूस की रात में किसान अपने खेतों में होता है। और खेतों में किनारे नहीं बैठा होता, खेतों में पानी लगा रहा होता, उस पानी में खड़ा रहता है। इतनी कठिनाई के बाद, इतनी तपस्या के बाद, इतनी त्याग के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद तब जाकर के कहीं अनाज पैदा होता है। और उस अनाज का जब उचित मूल्य सरकार न दे, और खास तौर से वो उचित मूल्य सरकार इसलिए न देना चाहती हो या दिलाना चाहती हो क्योंकि वो अपने जो उनके दोस्त हैं, जिनको गद्दार उद्योगपति ही कहा जा सकता है, गद्दार उद्योगपति इसलिए कहा जा सकता है कि वो सरकार के खजाने से पैसा लेते हैं, सरकारी बैंकों से पैसा लेते हैं, उस पैसों की जो ऋण लेते हैं उसकी ऋणों की अदायगी नहीं करते, और इसके बाद उसको बट्टे खाते में डला देते हैं। फिर दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, वो दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाता है। ये सच है कि ऐसे कैसे मिल जाएगा बगैर सरकार के सहमति के, बगैर सरकार के सहयोग के, ये सारी चीजें कैसे होगी। जहां किसान अपने खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए खाद के, यूरिया के, पोटाश के लिए परिश्रम कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, उस पर छूट चाहता हो, लेकिन सरकार ये कहती है, बजट जब पास करे, बजट पास करते समय वित्त मंत्री ये कहती है कि हम कीमत नहीं बढ़ाएंगे, जो उर्वरक है, उर्वरक की कीमत इस बजट पे हम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन क्या गजब की चोरी करते हैं ऐसे लोग। क्या ऐसे लोग कभी देश का हित चाहते होंगे? जो देश के लोगों के सामने बात कर रहे हो, हम उर्वरक की कीमत नहीं बढ़ाएंगे लेकिन 50 किलो की बोरी को 45 किलो कर देंगे, ये कीमत न बढ़ाना तो क्या है? यानी कि उसके पैदा आप धोखा कर रहे हैं। किसान अगर वो उसके लिखे वजन को न देखे, उसकी तौल न करे, तो जितना खाद वो डालता रहा, जितना यूरिया वो डालता रहा है, अगर आपके अनुसार उसी बोरी को डाल दे, तो इसका मतलब ये साजिश हुई कि आप उसकी पैदावार कम करना चाहते हैं। जैसा कि ट्रांसपोर्ट भूतल परिवहन मंत्री और सरफेस रोड मंत्री नितिन गडकरी ने भी ये कहा कि चूंकि उत्पादन ज्यादा हो रहा है, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इससे ज्यादा क्या असंवेदनशील बयान किसी का हो सकता है? गैर जिम्मेदारी वाला बयान हो सकता है? सत्ता का जो नशा है, उस सत्ता के नशे का बयान हो सकता है? कोई ये कहे कि उत्पादन ज्यादा हो रहा है? जिस देश में अन्न की उपज बढ़ती जाए, उस देश के लोग खुश होते हैं, उस देश की सरकार खुश होती है, लेकिन हमारे देश की सरकार ये कहे कि अनाज का उत्पादन अधिक हो रहा है, इसलिए एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। तो कितना गैर जिम्मेदाराना बात है, कितनी असंवेदनशील बात है, कितनी नशे में बोला गया ये बात है। ये अहंकार की भाषा है। अहंकार बोल रहा, किसी एक देश का मंत्री नहीं बोल रहा है, एक देश का कोई वित्त मंत्री नहीं कह रहा कि हम जो यूरिया के उर्वरक के दामों में
कीमत नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन 5 किलो हम उसमें से कटौती कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, और वो चोरी करना शायद उन्होंने अपना अधिकार मान लिया है। इसका मतलब ये लगता है कि ये सरकार इनडायरेक्ट रूप से आपकी जो उपज है उस उपज को कम करना चाहती है, तभी तो यूरिया का दाम न बढ़ाने के नाम पे 5 किलो उसकी क्वांटिटी कम कर ले रही है। और दूसरा, आज आलम यह है, कहीं ऐसा तो नहीं सरकार को ये लगने लगा कि जो किसान है, किसान अच्छा कपड़ा पहनने लग गए हैं, अच्छा खाना खाने लग गए हैं, अच्छी गाड़ियों से चलने लग गए हैं, क्योंकि इनके इनके जो पोस्टर बनते हैं उस पोस्टर में तो जब तक किसान चिथड़ा न पहने हो, जब तक किसान की खून न जल गया हो, हड्डियां न गल गई हो, उसका शरीर दुबला पतला न हो, कांपता हुआ शरीर न हो, एक संतुलित तौर पे चल भी न पा रहा हो, तब तक वो किसान की परिभाषा में इनके यहाँ शायद आता भी नहीं है। और यही वजह तो नहीं है कि किसानों का अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ियों से चलना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को दीक्षित करना, देश के तक समर्पित करना, देश के समर्पण के लिए तैयार करना, देश के लिए कुर्बानी देने की जरूरत पड़े तो उस कुर्बानी देने के लिए तैयार करना, देश की आन बान शान के लिए मर जाने के लिए अपने बच्चों को, जो किसान यहाँ मर रहा वो नौजवान उसी के बच्चे जवान जो है वो सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, सरहदों पे मर रहे हैं। आज भी कई आप वीडियो इस तरह के वायरल हुए हैं, और आपने देखा होगा कि वायरल वीडियो में ये बात कही गई है कि जब खाने पे शिकायत की जाती है, खाने की क्वांटिटी पे शिकायत की जाती है, क्वालिटी पे शिकायत की जाती है, तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाता है, और कोर्ट मार्शल करके उसको निकाले जाने की कोशिश की जाती है। और इतना ही नहीं, इस सरकार की असंवेदनशीलता तो इतनी बढ़ गई है कि जो जवान वहां मोर्चे पे जमा है, बॉर्डर पे जमा है, देश की सरहदों पे जमा है, देश की सीमाओं की हिफाजत कर रहा, उसके लिए निगहबानी कर रहा है, उन जवानों को इस देश की सरकार ने अपने बजट में उनके लिए जो ड्रेस निर्धारित किया गया है उस ड्रेस में भी कटौती किया है, ड्रेस भी नहीं देना चाहते हैं, प्रॉपर खाना भी नहीं देना चाहते हैं। आखिर ये क्या है और इसका इसका कारण क्या है? बार बार जब ये सरकार ये कमिटमेंट करती है, इस लाइनों से देखा जाए कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शहर यह तमाशा देखकर हैरान है। कल नुमाइश मेल मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम, बोला कि हिंदुस्तान है। आज हिंदुस्तान का आलम ये कर दिया गया, हालत ये कर दी गई है, स्थिति उसकी ये पहुंचा दी गई, औकात उसकी ये बताई गई है। क्या इस देश के किसानों को औकात बताई जाएगी कि तुम्हारी औकात है चिथड़े में रहो, तुम्हारी औकात है टूटी टूटी हुई 2 पहिया साइकिलों से चलो, तुम्हारी औकात है पैदल चलो, तुम्हारी औकात है बैलगाड़ियों से आगे मत सोचो, तुम्हारी औकात है एक दूसरे से मिलना है, संवाद करना है, तो उस संवाद करने के लिए तुम कोसों दूर जाओ, मीलों दूर जाओ, पैदल चल करके जाओ, ये तुम्हारी औकात है। क्या ये देश की सरकार किसानों को औकात बताना चाहती है? हाँ, बता सकती है, क्योंकि उसके दूसरे झूठ की खेती की है। अब किसानों ने शायद पकड़ लिया है कि खेती कैसे होती है, किस खेत में यूरिया डाला जाना चाहिए, किस खेत में गोबर का खाद डाला जाना चाहिए, और किस खेत में जो अनचाहे वृक्ष पैदा हो जाते हैं, ऐसे जड़ें पैदा हो जाते हैं, ऐसे पेड़ पौधे हो जाते हैं, और इस तरह से झाड़ियां पैदा हो जाती हैं, इस तरह से अनचाहे जब पेड़ गेहूं में पैदा हो जाते हैं, जिसको मामा पेड़ कहते हैं, ये सब पैदा हो जाते हैं, तो उसको कैसे हटाया जाता है, कैसे कीटाणुनाशक दवा डाली जाती है। जब कीटाणु गेहूं में लग जाते हैं, जब कीटाणु गन्ने की खेती में लग जाते हैं, और तमाम सरसों की खेती में लग जाते हैं, तो किस तरह से कीटाणुनाशक का छिड़काव किया जाता है, उसे दूर किया जाता है। कहीं किसानों को अब ये लगने लगा कि इस सरकार ने भी तो इस देश के लिए कीटाणु का काम नहीं तो करना शुरू कर दिया है। जैसे दीमक एक पेड़ में लग जाता है और पेड़ को चट कर जाता है, क्या उसी तरह इस सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो दीमक की तरह इस देश को खोखला तो नहीं कर रहे हैं, उनकी जड़ों को कमजोर तो नहीं कर रहे हैं, उनकी ताकत को छीन तो नहीं रहे, उनकी शक्ति को कम तो नहीं कर रहे हैं?
अब इसका मतलब यह है कि हाँ, वास्तव में लगता यह है कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने झूठ की खेती की है, फरेब की खेती की है, धोखे की खेती की है, फितरत की खेती की है। और वो खेती क्यों की? क्योंकि उनको, उनके अंदर जो कच्चा बनियान गिरोह है, जिनको शायद आप आरएसएस कहते हैं, हमारे दृष्टि से वो कच्चा बनियान गिरोह ही है। और कच्चा बनियान गिरोह क्यों ना उसे कहा जाए, क्योंकि उस नफरत के अलावा उसने कोई खेती की ही नहीं, झूठ के अलावा कोई खेती की ही नहीं। झूठ ही फैलाया, नफरत ही फैलाई, फितरत ही पैदा किया, लोगों लोगों में एक दूसरे के प्रति लड़ने की सीख दी। वही तो सीख दिया, वही पैदा किया। और उसी सोच के तहत जब आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे देश कंगाल हो रहा, देश कंगाली के रास्ते पे जा रहा, देश बर्बाद हो रहा। देश, कोई भी घर जब उसमें सुख शांति होती है तभी समृद्धि आती है। लेकिन उस घर के सदस्य आपस में अगर सब लड़ते रहे तो न कभी वो घर सुखी रह पाएगा, न समृद्धि आएगी। आज कहीं ऐसा तो नहीं इस देश में हो रहा? जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, और उस नफरत के खिलाफ कहा जाए, नफरत के खिलाफ और देश के हित में जो शांति फैलाने का, भाईचारा फैलाने का, भ्रातृत्व भाव फैलाने का, एकजुटता प्रदर्शित करने का, लोगों को एक साथ सजो करके रखने की कोशिश जो किसानों ने की है, ये कोशिश निश्चित तौर पे सराहनीय है। कल किसानों ने रेल रोको कार्यक्रम चलाया। उस रेल रोको कार्यक्रम के तहत जिस तरह से संयम का प्रदर्शन किया, जिस तरह से देश को एक रखने की कोशिश की, जिस तरह से देशवासियों में ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये देश सबका है। कुछ शरारती लोग अगर सत्ता में पहुंच गए हैं तो उनकी शरारत से ये देश टूटने वाला नहीं है। देश इतना कमजोर नहीं, देश शक्तिशाली है, वो टूट नहीं सकता। जब वो रेल की पटरियों पे बैठे थे, पटर और ट्रेन को रोका था, तो क्या भाईचारे का संदेश दिया उन्होंने, क्या मसावाद का संदेश दिया। लोगों को जो ट्रेन में थे उनके लिए जल की व्यवस्था की, उनके लिए फल की व्यवस्था की, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, और ऊपर से उनसे माफी मांगा कि आपको असुविधा हुई होगी, हमने रेल रोका क्योंकि बाहरी बैठी हुई का सरकार है, अंधी बैठी हुई सरकार है। और हाँ, चचा बतौले जरूर है, रोज रोज बातें करते रहते हैं, बतौले चचाओं की सरकार है, केवल वो बतौले बनाते रहते हैं, बतौले करते रहते हैं। इसलिए आपको तकलीफ हुई होगी, आप हमारी भी तकलीफ समझिए। अगर इस देश में वास्तव में अनाज मेरे पास नहीं रहा, मुझे समर्थन मूल्य नहीं मिला, और सरकार के जो एफसीआई के गोदाम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम है, अगर वहां अनाज नहीं जाएंगे, अनाज अगर सेलो वेयर हाउसेज में गद्दार उद्योगपतियों के यहाँ चले जाएंगे, तो ये अनाज आपको 35 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए किलो अगर गेहूं के आटे आपको खरीदने पड़े तो आप कैसे उन आटों को खरीद पाएंगे? जैसे अभी तमाम ब्रांड है, आप चले जाइए उन ब्रांडों को देख लीजिए, उनकी कीमत आज भी करीब 40 रुपए के आसपास, 36 रुपए से 40 रुपए के आसपास उनकी 10 किलो की एमआरपी रहती है। 360 रुपए, 340 रुपए से ऊपर की ही एमआरपी रहती है। इसका मतलब जिस व्यक्ति को मनरेगा में आपने काम दिया है, जिसको आप कहते हैं कि हमने लोगों को रोजगार दे दिया है, 80 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है। पहले जब मनरेगा में लोगों को काम मिलता था, मजदूरों को काम मिलता था, तो साल भर में एक 180 डेज मतलब 180 दिन, यानी कि तकरीबन 6 महीने का काम का उनको एक निर्धारण किया गया था कि साल भर में कम से कम 6 महीने उनको काम मिलना चाहिए। और उस समय 310 रुपया निर्धारित किया गया था, उनको दिहाड़ी मिलनी चाहिए। आज तो कमाल कर दिया गया है, जिसको कहते हैं रोजगार दिया गया है। कितने छली लोग हैं, कितने प्रपंची लोग हैं, कितने धोखेबाज लोग हैं, आखिर खाते क्या है जो इतना झूठ बोल पाते हैं? कहते हैं कि हमने मनरेगा में लोगों को रोजगार दे दिया है, और आज रोजगार का आलम यह है कि मात्र साल भर में 40 दिन आपको रोजगार मिलेगा,
मनरेगा में काम मिलेगा, और वो भी जो मजदूरी निर्धारित की गई है मात्र 201 रुपया। यानी कि साल भर में एक मजदूर जिसको इन्होंने रोजगार देने का दावा प्रस्तुत किया है, वो साल भर में मात्र 8,000 रुपया ही कमा पाएगा। 8,000 से ज्यादा रुपया नहीं कमा पाएगा। 8,040 रुपया कमा लेगा। हम ये नहीं कहते कि ज्यादा नहीं कमा पाएगा, 8,040 रुपया साल भर में कमा लेगा। और ये कहते हैं कि हमने उनकी इनकम बढ़ा दी है। जो 8,000 रुपये महीने में कमा पाएगा, वो अंदाजा आप लगाइए, उसके उसके पास तो जमीन भी नहीं, भूमिहीन है। वो अपने लिए गेहूं भी नहीं पैदा कर सकता, आलू भी नहीं पैदा कर सकता, चावल भी नहीं पैदा कर सकता। जिस दिन वो दिहाड़ी मिलती है, उस दिहाड़ी से ही शाम को जो दिहाड़ी मिलती है, उससे वो अपने घर के लिए आटा खरीदता है, चावल खरीदता है, दाल खरीदता है, आलू खरीदता है, जो सस्ता पड़ता है वही खरीदता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 8,000 रुपये अगर महीना उसको मिल रहा है, और वो भी केवल 40 दिन, 365 दिन में 40 दिन मिल रहा है, तो एक दिन की उसकी क्या मजदूरी पड़ी। एक दिन में वो कितनी मजदूरी कर लेगा। और उसके 2 बच्चे हैं, एक बीबी है, या एक ही बच्चा एक बीबी है, तो क्या वो साल भर जीवित रह सकता है? उस 8,000 रुपये में जब 40 रुपए के हिसाब से जब आटा वो खरीदेगा, तो 8,000 रुपये में कितना वो आटा खरीद पाएगा? 40 रुपए किलो के हिसाब से अगर वो खरीदे, तो कितना आटा खरीद पाएगा? 20 किलो आटा। 20 किलो आटा क्या वो साल भर खा पाएगा? एक व्यक्ति 20 किलो आटा साल भर खा पाएगा? आखिर ऐसी साजिश क्यों की जा रही? ये सरकारें साजिश क्यों कर रही? ये साजिश इसलिए कर रही है कि आपको वो केंद्रित करती है कि हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, भूमिहीनों के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल वो भूमिहीनों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो मजदूरों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो गुलाम बनाना चाहते हैं। गुलाम बनाने का पहले जो तरीका था, पहले जो सामंत होता था, वो लोगों को जिनको गुलाम बनाता था अपने घर उठा के लाता था, मारपीट करके काल कोठरी में बंद कर देता था, अपने चार दीवारी में बंद रखता था, जाने नहीं देता था। अब गुलाम बनाने के तरीके थोड़े बदल गए हैं, मॉडर्नाइज हो गए हैं, नए जमाने के हो गए हैं। तो क्या ये सरकार गुलाम बना के रखना चाहती है? अब आप अंदाजा लगाइए कि 8,000 रुपया साल भर में कमाने वाला व्यक्ति साल भर का क्या भोजन वो कमा पाएगा? और तो छोड़िए, दाल छोड़िए, कपड़ा छोड़िए, मसाला छोड़िए, तेल चाहिए, बीमारी छोड़िए, क्या वो आटा ही खरीद पाएगा क्या? अगर नहीं खरीद पाएगा, तो सरकार क्या मारने की कोशिश कर रही है? और नहीं कर रही है, इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही, इतना बड़ा प्रपंच क्यों बोल रही? इसलिए बोल रही है कि उन्होंने पूरा कच्चा बनियान गिरोह बना रखा, गाँव गाँव पहुंचा दिया है। हिंदू धर्म की जो चाशनी, जो चरस आपको पिला रखा है, उसके तहत आप हिंदू धर्म के दायरे में बांधे रखता है, आपको अधिकारों से वंचित करना चाहता है। और किसानों ने सबसे, हमें तो निश्चित तौर पे उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, और उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। गांव गांव में जाकर के किसान जितना भी आंदोलन चलाएंगे और लोगों को फंडामेंटल राइट्स, उनके मूलभूत अधिकार बताएंगे कि जब वोट हम देते हैं, हम अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, हम अपनी सरकार चुनते हैं, तो इस सरकार में पहुंचने वाले लोग आखिर हमसे गद्दारी करके हमसे वादे करते हैं, और गद्दार उद्योगपतियों से समझौते करते हैं। ये कब तक चलेगा? जब ये बताने में सफल हो जाएंगे, जब ये बताने में सफल हो जाएंगे हिंदू के नाम पे हमारा दुरुपयोग किया जा रहा है, हिंदू के नाम पे केवल भावनात्मक तौर पे हमारे शोषण करने के नाम के दृष्टिकोण से हिंदू हिंदू हमको चिल्ला चिल्ला करके एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है। हिंदू के नाम पे दूसरे दूसरे से नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कभी अनुसूचित जात को मुसलमानों से, अनुसूचित जनजात को मुसलमानों से, पिछड़ों से लड़ाने की जो कोशिश कर रही है, और इसमें जो कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, सरकारी आतंकवाद के जरिए प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। और ये प्रश्न उठता, बार बार प्रश्न उठता है कि पुलिस कार्रवाई कर रही, ठीक है, नैतिक पुलिस हो तो नैतिक पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, करने का हक है, संविधान उसको हक देता है। लेकिन अनैतिक पुलिस को कैसे कार्रवाई करने का संविधान
हक दे देता है। अगर दिल्ली की ही घटना को देख ले, 26 जनवरी को अगर लाल किले पे लोग चढ़ गए तो सबसे पहले उस पुलिस कमिश्नर को यतन श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए था कि तुम अक्षम हो, तुम एकदम अक्षम हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि तुम दिल्ली जैसे प्रदेश को जो दुनिया की निगाह में रहता संभाल सको। कैसे लोग वहां लाल किले पर पहुंच गए? सबसे पहले उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए था, सबसे पहले उसको जेल भेजा जाना चाहिए था, सबसे पहले उसको लाई डिटेक्टर पे लाकर के पूछा जाना चाहिए था आखिर इस तरह से कैसे लोग पहुंच गए, तो उसकी शरारत पता लगती। आज वो शरारती व्यक्ति लोगों की जांच करेगा और कोई देश का गृह मंत्री ये कह दे कि भाई किसी की उम्र नहीं देखी जाती अपराध करने के लिए। हाँ हुजूर, उम्र नहीं देखी जाती अपराध करने के लिए, लेकिन अपराधी होना चाहिए। चाल चरित्र चेहरे बदल करके काम नहीं होते हैं, अपराधी होना चाहिए। वो जो व्यक्ति निकम्मा है, जो व्यक्ति अक्षम है, जिसकी शरारत की वजह से, क्योंकि इतनी फोर्स होने के बावजूद वो भी 26 जनवरी के दिन अगर लोग दिल्ली के लाल किले पे पहुंच गए, और जो लोग दिल्ली का लाल किला कभी देखते नहीं, जानते नहीं थे, दिल्ली की सड़कों को देखा नहीं था, दिल्ली के लाल किले पे कैसे कोई पहुंच सकता है? ऐसे अक्षम व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए था, सस्पेंड और टर्मिनेट किया जाना चाहिए था, उसको जेल भेजा जाना चाहिए था, तब पता लगता। किसानों की जो पहल है निश्चित तौर पर सराहनीय पहल है। उन्हें गांव गांव में जाना चाहिए, हर घर में लोगों को जागरूक करना चाहिए कि तुम्हारे आपके मूलभूत अधिकार हैं। सरकार जिसको हम चुन करके भेजते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि मुफ्त और अनिवार्य रूप से हमें शिक्षा दे। सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था कराए, जहां हमारा मुफ्त इलाज तक हो सके। सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे लिए नौकरियां उपलब्ध कराए, क्योंकि यहाँ नौकरियां तब उपलब्ध होगी जब सरकार प्रतिष्ठानों को खड़ा करेगी। सरकार प्रतिष्ठानों को बेचेगी तो नौकरियां नहीं उपलब्ध हो सकता, और जब सरकार प्रतिष्ठानों को बेचेगी, उसकी कीमत से जितना उसके लोन बाकी है, उस लोन का 5% भी नहीं, 2% भी नहीं, 3% भी नहीं, उस पर अगर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, और इस शरारत को पूरा करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो आपने बनाया है, जिससे जस्टिफिकेशन लेकर के आते हैं, ये शरारत है, ये धोखा है। इसलिए पूरे देश के लोगों को, किसानों ने जो जागरूक करने का बीड़ा उठाया है, जो कोशिश की है, उस जागरूकता जन जागरण अभियान को चलते रहना देना चाहिए, और ये तय करना चाहिए कि जिसको हम प्रतिनिधि बना के भेजते हैं, जब हमारे साथ वो वादे हमसे करता है, प्रोमिसेस हमसे करता है, वचन हमको देता है, लेकिन वचन निभाता अपने गद्दार उद्योगपतियों के साथ हमारे खिलाफ जाकर के खड़ा हो जाता है, ऐसे लोगों की शरारत रोकनी चाहिए। और जिस दिन किसानों का पूरा आंदोलन गांव गांव फैल गया, सरकार की विफलताओं पे, सरकार की साजिशों पे, कच्चा बनियान गिरोह की साजिशों पे, हिंदू धर्म की साजिशों पे, जो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हो रहा, जो आस्था के नाम पे कहा जा रहा कि ये निर्माण हो रहा, वो आस्था नहीं, उसको ये बताने के लिए कि वो धर्म नहीं बल्कि धंधा है, धंधे का खुलासा करने के लिए तैयार हो गए। तो अगर किसान गांव गांव चले गए, तो जो इनका किसान भारतीय किसान संघ बना है, उनकी साजिशें, जो जो टीवी चैनलों पे बैठ के कहते हैं कि 30 लाख मेरे सदस्य हैं, उनकी साजिशों का खुलासा हो जाएगा। जो मजदूर संघ उन्होंने बनाया है, उसका खुलासा हो जाएगा। लोगों को गांव गांव बात पहुंचनी चाहिए। आज का आलम क्या है? जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, अगर 2 लाइनों को कहे तो खुद इसी तरह से लगता है कि मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। जिस दिल्ली पुलिस कमिश्नर की वाहिवाही की जा रही है, वही कातिल है, वही मुंसिफ है, तो हमारे हक में फैसला कैसे दे देगा? और 2 लाइनें आपके सामने जरूर रखना चाहेंगे। जिधर से गुजरो धुआं कर दो, जहां पहुंचो धमाल मचा दो, सियासत ने ये हक दिया है तुमको, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहो हराम कह दो, जिसे चाहो हलाल कर दो। ऐसी देश नहीं चलेगा।
जिसको चाहोगे हलाल कर दोगे और जिसे चाहोगे हराम कर दो। जो शरारत करता है, पुलिस के ऑफिसर, बड़े ऑफिसर के सामने ये कहता है कि ये सड़क खाली कराइए, अगर आपसे नहीं होता तो हम खाली करा देते हैं, इसका मतलब वो व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, इसका मतलब वो देश के साथ शरारत कर रहा है। ऐसे शरारती लोगों को गोश्त से चिपका करके आप दूध पिला रहे हैं, मोटा कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, इसलिए पाल रहे हैं कि शरारत कर सके, कुछ घरों को आग लगा सके, कुछ को जला सके। ये देश ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरह से, जब देश कुर्बानी मांगता है तो लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के साथ बहुत देर तक बने रहने के लिए तैयार नहीं, जिसको किसानों के हित में ये कार्यक्रम गांव गांव जाना चाहिए। ये जो साजिंदे हैं, जो झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, इनको भी समझ लेना चाहिए कि अगर किसानों का इसी तरह आंदोलन, जो उन्होंने संकल्प लिया है कि एक एक लोगों को, पूरे देश के लोगों को बताएंगे, और पूरे देश के लोगों को अगर ये समझ में आ गया कि मीडिया में जो कुछ भी बोला जाता है, झूठ बोला जाता है, और मीडिया के चैनल में एंकर बन के जो बैठे लोग हैं वो गोबर गणेश लोग हैं, और उनका ज्ञान ही कुछ नहीं है, गोबड़ेरा टाइप के लोग हैं वो। ये झूठ परोसने के अलावा कुछ नहीं करते, नफरत परोसने के अलावा तो कुछ नहीं करते। जिस दिन ये अविश्वास लोगों में जग गया, तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि जिसके आय के स्रोत बंद हो जाएंगे वो भूखा मर जाएगा, और भूखे बहुत दिन तक नहीं लोग जीवित रह सकते। शायद भूख बढ़ाने के लिए सरकार ये साजिशें कर रही है, किसानों की परीक्षाएं ले रही है, अग्नि परीक्षाएं ले रही है। ये आंदोलन तो बदल वापस होगा ही। जो तीनों कृषि कानून, जिसे काला कृषि कानून कहा जाता है, वो आंदोलन शायद वापस होगा। किसानों को अपनी जागरूकता बढ़ाने देनी चाहिए। हाँ, हमेशा किसी भी शरारती सरकार का जो उदंडता के आधार पे आगे बढ़ती हो, उसका मुकाबला जब भी हुआ है, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, भूख के लिए क्रांति हुई है, और पहली बार हमारे देश में भी भूख के लिए बड़े पैमाने पे, भूख के लिए लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, 3-3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, पूछ की रात में बैठे हुए हैं, ठिठुरती रात में बैठे हुए हैं, और करीब 200 से ज्यादा लोगों की शहादतें दे सकते हैं। ऐसे में भी प्रधान सेवक, क्योंकि प्रधानमंत्री होते, तो जहां 200 लोग शहादत देते वहां बॉर्डर पे जाते और कहते, क्या ये हम मिल बैठ करके बात करते हैं, क्या आपकी तकलीफें हैं, कब हम दूर करें। जैसे कहते हैं कि अपने अहले वतन का अपने सिर मोर रहे ऊंचा, कुछ हम भी कर दिखाएं, कुछ तुम भी कर दिखाओ, नफरत की आग को तुम नफरत से मत बुझाओ, कुछ हम भी पास आए, कुछ तुम भी पास आओ। अगर ऐसा मैसेज देते, क्योंकि उन्हें तो मेरे ख्याल से चचा बतौले बनने में ही मजा आता है, मन की बात करने में ही मजा आता है, काम की बात तो वो करना भी नहीं चाहते। क्योंकि काम करने के लिए उनके जो आका है, जो देश के गद्दार उद्योगपति हैं, शायद उन्होंने मना कर रखा है कि अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे देशवासियों ने जिन्होंने वोट दिया है उनके लिए काम करेंगे। जैसा उन्होंने कहा भी था कि 600 करोड़ लोगों ने उनको चुन करके भेजा है, तो अभी तो 136 करोड़ के आसपास ही हमारे देश की आबादी हो पाई है, और जिसमें करीब 92 करोड़ के आसपास वोटर है, और इसके बावजूद भी 600 करोड़ लोग उनको जिता करके भेजते हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए कि वो व्यक्ति कितना गंभीर होगा, कितना असंवेदनशील होगा, कितने बड़े नशे में होगा। इसलिए अभी भी समय है, समझिए, था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पे जुल्म वह खलकत करता रहा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा इस हुकूमत को पाने का क्या फायदा। कहीं चचा बतौले आपको भी ये फिर अब पछतावा ना हो, जो कहते हैं 56 इंच का सीना है, उस 56 इंच का सीना कहीं 36 इंच छोड़िए, 16 इंच का भी सीना न रह जाए। कम से कम थोड़ी बहुत जिम्मेदारी निभाइए, देश के प्रधानमंत्री बन जाइए, और प्रधानमंत्री बनने के आधार पे देश के लोगों से जो वादा किया है वो निभाइए, समझौते तोड़िए। देश के लोगों को, देश को जो इकट्ठा करने की, एकीकृत रखने की उनकी सोच है, सीमाओं को मजबूत रखने की सोच है, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, जितने भी हमारे बॉर्डर है,
कोई भी आंख न दिखा सके उनके बेटे वो जो जवान है, बगैर देश के अंदर की जो बिगड़ रही व्यवस्था है उसकी चिंता किए बगैर अपने सीमाओं को, अपनी सरहदों की निगहबानी करने के लिए वो तैयार रहे। इस पर एक बार चिंतन करने की जरूरत है। किसानों को, पूरे देश के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, भूमिहीनों को समझाना चाहिए कि आपका मूलभूत अधिकार क्या है। आप इस देश के वास्तविक शासक हैं। आपने प्रतिनिधि भेजा है, लेकिन प्रतिनिधि को जो काम करना चाहिए था वो प्रतिनिधि आपसे वादे करके तो जरूर चला गया, अभी भी कोई वादे नहीं निभा पाया। इस समय उन वादों पे फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। जय संविधान। जय लोकतंत्र और जय देश। जय लोकतंत्र के आधार पे ये देश फिर बढ़ना चाहिए। फिर से जुड़ेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।